किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में खेत खलिहानों को लेकर जो जानकारियां हैं उनको लेकर हम आपके बीच में आ चुके हैं। आज भी हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। कहते हैं मेहनत जब हम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। अब चाहे वो खेत पर हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र में अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। हमारी छोटी छोटी बातों की जो सफलताएं हैं वो बहुत बड़े रूप में हमें देखने को मिलती है। किसान भाइयों, हम खेत में मेहनत करते हैं और इसका सीधा हमें फ़र्क दिखता है हमारी अर्थव्यवस्था पर। जी हाँ, अगर हम आज धान की बात करें तो हम धान के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर हैं और ये सब संभव हो पाया है आपके अथक प्रयासों से। जी हाँ किसान भाइयों, पहले नंबर की अगर बात करें तो चाइना है, लेकिन चाइना क्यों है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम धान की फसल के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो विषय है वो है धान की खेती में कीट नियंत्रण, क्योंकि कीट प्रकोप जो होती हैं, कीट व्याधियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो उनको हमें किस तरीके से रोकना है, उनका नियंत्रण किस तरीके से करना है, इन तमाम बातों के बारे में हम बात करेंगे। और इन बातों पर हमें ज़्यादा जानकारी देंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री संजय कुमार सिंह जी, जो कि डीजीएम हैं धानुका एग्रो लिमिटेड इंदौर से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपिन जी। जी, तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने आज का विषय जाना और आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, हमारे एक्सपर्ट कौन है ये आपने जाना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि आज जैसे कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम जो है वो लाइव है। इसमें आप आपके सवाल जो कि विषय से संबंधित आप पूछ सकते हैं, आप हमें फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 075526600049। टोल फ्री नंबर भी है 1800233040। इन नंबरों पर फ़ोन लगाइए और आपके सवालों का यहाँ से जवाब पाइए। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इंट्रो में हमने बात की कि चाइना पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। कोई ज़्यादा अंतर देखने को मिलता नहीं है। तो ऐसे क्या हमारे किसान भाई करें कि हम प्रथम श्रेणी में आ जाएं? विपिन जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। इस बात में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आज भी किसानों का जो योगदान है जी भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा उन किसानों का जिन्होंने आज इस अर्थव्यवस्था को इस वैश्विक महामारी, जिसे कोविड-19 बोलें, कोरोना वायरस बोलें, इस वैश्विक महामारी के समय में भी हमारी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। आज कृषि ने, आज हमारे कृषक समुदाय ने, हमारे किसान भाइयों ने ये सिद्ध कर दिया कि कृषि किसी उद्योग का दर्जा नहीं है। कृषि सारे उद्योग का मूल है, जहाँ से सारे उद्योग पनपते हैं। और आज मैं नमन करता हूँ पुनः उन सब कृषक समुदायों को और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके बिंदु पे आता हूँ। जी विपिन जी, आपने जो कहा कि आज भारत विश्व में धान के उत्पादन में नंबर 2 पर है, ये हमें खुशी देता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरी एनर्जी प्राप्त करने के लिए देखना पड़ता है। हमारा पड़ोसी देश चाइना आज नंबर 1 पे है। हमारे पास ज़मीनें उनसे अच्छी उपलब्ध हैं, हमारे पास पानी उनसे अधिक उपलब्ध है, हमारे पास कृषक समुदाय जो मेहनत करने में अपने दिन रात एक करता है वो उपलब्ध है। फिर भी हम नंबर 2 पर क्यों हैं? उसके पीछे मुख्य कारण है ज्ञान और तकनीक। जी ये ज्ञान तकनीक का जो अंतर है, जो ये खाई है, इस ज्ञान तकनीक के अंतर को जिस दिन हम पाट देंगे, हम हो सकता है विश्व के नंबर 1 पर पहुंच जाएं। बिल्कुल। आज का चर्चा का विषय वही है कि ज्ञान और तकनीक को किस प्रकार से हम किसान भाइयों, आप और हम मिलके इस खाई को किस प्रकार से पूरा कर सकें, ताकि आपका उत्पादन और आपकी क्वालिटी बढ़ सके। बिल्कुल। तो ये जो कीट व्याधियों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य जो विषय है वो कीट व्याधि है, तो सबसे पहले तो मैं सर आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं हमारे किसान भाई नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यानी कि नर्सरी से वो फसल खेतों में लगा रहे हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में कीट व्याधियों का कितना प्रकोप होता है और कौन कौन से कीट व्याधि होते हैं जिनसे हमारे किसान भाइयों को सुरक्षित रखना है अपनी फसल को? विपिन जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। आज के वर्तमान समय में किसान भाई जहां नर्सरी पूरी हो चुकी है और खेत में उसको उतारने के लिए तैयार हैं, उसमें विशेष रूप से कहना चाहूँगा
कि एक कीट आता है तना छेदक। जी। ये तना छेदक जो कीट है हमें दिखाई देता है हमारे खेत में, मुख्य खेत में। और कई बार इसके जो अंडे दिए जाते हैं, जो इसकी पंखी अंडे देती है, वो नर्सरी में ही पत्तियों के ऊपरी भाग में इसके अंडे रख देती है, जिससे खेत में ले जाते समय कई बार ये अंडे खेत में पहुंच जाते हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, ये जो मुख्य कीट हमें खेतों में दिखाई देता है तना छेदक, इसके नियंत्रण के लिए खेत में नर्सरी को उतारने के पहले, रोपे को लगाने के पहले यदि उसके ऊपर की पत्तियों को काट देंगे तो काफी हद तक खेत में जो तना छेदक का प्रकोप दिखता है उसे हम नर्सरी से ही नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर तना छेदक को हम अगर नर्सरी से हम जब खेत में लगाते हैं, सॉरी पौधे को लगाते हैं, तो तना छेदक को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इसी अवस्था में भी कर सकते हैं। ऊपर की पत्तियों को काट देंगे तो नियंत्रण उसका संभव हो पाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम सर ये फोटो में देख रहे हैं तना छेदक हमें इस अवस्था में मिलता है हमारे किसान भाइयों को, तो क्या ऐसे ही अभी वर्तमान में देखने को मिलता है क्या? किसान भाइयों, थोड़ा सा तना छेदक क्योंकि इस क्षेत्र के लिए बाड़ी, बरेली, उदयपुरा, ग्वालियर, आपका अशोकनगर, बालाघाट, होशंगाबाद, जिन क्षेत्रों में पिछले 8-10 सालों में बासमती का एरिया, धान का एरिया बढ़ा है, वहाँ तना छेदक की समस्या बढ़ने लगी है। आपने तना छेदक के बिंदु को सामने लाए हैं, तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा तना छेदक के वयस्क कीट जो है इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तना छेदक का वयस्क कीट खेतों में कई बार लाइट पे रात में उड़ता हुआ भी आता है, कई बार खेतों में उड़ता हुआ दिखाई दे जाता है। इसकी वयस्क मादा जो होती है, ये इसके आगे के पंख पीले रंग के होते हैं और इसकी मुख्य पहचान है कि जो पीले रंग के पंख होते हैं उसके ऊपर बीच में काले रंग का धब्बा होता है। इस कीट को देखिए, ये जो काले रंग का धब्बा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस कीट को पहचानिए। किसान भाइयों, ये कीट यदि आपके खेत में उड़ता हुआ दिखाई दे, धान के खेत में, तो निश्चित मानिए तना छेदक के आक्रमण का समय आ गया है। जी। इसकी जो मादा है, ये अंडे रखने का एक विशेष प्रक्रिया है इसकी मादा पत्तियों के जो ऊपरी भाग होते हैं, धान की पत्तियों के जो कोमल भाग होते हैं, उसके ऊपर गुच्छों में अंडे रखती है। एक गुच्छे में कई बार 50 तक अंडे मिलते हैं और ये लगभग पूरे जीवन काल में एक मादा 250 से 300 अंडे तक एक बार में रखती है। इसके अंडों की पहचान ये है, अभी जो आप देख रहे हैं ये लार्वा है किसान भाइयों। अंडा रखने के बाद अंडे ऊपर से, जब ये मादा अंडे रखती है, हर माँ ये चाहती है कि उसके अंडे सुरक्षित रहें, तो उसको रखने के बाद कपास जिस तरह का होता है, भूरा कपास, उससे इसके अंडों को ढक दिया जाता है जी, ताकि जो अंडों को नुकसान करने वाले जो कीड़े आते हैं, वो जो उसके शत्रु आते हैं, वो वहां तक ना पहुंच सके। उसके बाद जब अंडों से इल्लियां निकलती हैं, वो इल्लियां, इसका प्रकोप करने का तरीका भी बिल्कुल भिन्न है। जैसे ही तना छेदक की इल्ली अंडे से निकलती है, प्रारंभ में तो पत्तियों को खुरच करके जो उसका हरा भाग होता है उसको खाती है। जैसे सफेद हम स्क्रीन पे देख रहे हैं किसान भाई, इस टाइप का हमें दिखता है कुछ। ये दूसरे कीड़े का दिखाई दे रहा है हमको, ये मेरे ख्याल से पत्ती लपेट का लगा दिया गया है। तना छेदक की इल्ली जब निकलती है तो पत्ती के हरे भाग को पहले खुरच के खाती है, उसके बाद अपने मुंह से एक लार निकालती है। वो लार निकालने के बाद वो नीचे पत्ती से नीचे लटक जाती है। ये प्रकृति ने इसे एक विशेष सहूलियत दी है। पत्तियों से नीचे लटक करके जहां पानी रुकता है खेत में, उसके लगभग 4-5 इंच ऊपर लटकने के बाद तने के अंदर छेद करती है, और छेद करने के बाद तने के अंदर का जो भाग होता है, जिसे अंग्रेजी में जाइलम बोला जाता है, उसकी इसकी खाने की मुख्य पसंद होती है। तने के अंदर छेद करके उसको खाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिससे तने के अंदर का पूरा खोखला हो जाता है। और किसान भाइयों, जो पहला फोटो आपने देखा था जिसको अंग्रेजी में डेड हार्ट बोलते हैं, डेड हार्ट मतलब जो मुख्य गोब के बीच का भाग होता है, जहां से नई पत्तियां निकलती है धान के पौधे में, उसको गोब बोलते हैं। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वो गोब वाला भाग सूख जाता है। और तना छेदक की पहचान भी वहीं से शुरू होती है कि हमारे खेत में तना छेदक दिखाई देने लगा है। जब आप उस डेड हार्ट को, उस गोब को जब पकड़ के खींचेंगे तो वो आसानी से निकल आता है। साधारणतः अगर तना छेदक का प्रकोप नहीं होगा तो वो गोब आसानी से नहीं निकलेगी, लेकिन यदि खेत में तना छेदक का प्रकोप है और आपको डेड हार्ट या गोब सूखी हुई दिख रही है, उस गोब को पकड़ के निकालिए। जैसे ही खींचेंगे तो आराम से वो निकल आएगी। ये डेड हार्ट ही उसकी पहचान होती है। जब नीचे उसको चीर के देखेंगे तो उसके अंदर तना छेदक की इल्ली दिखाई देगी। तना छेदक की जो इल्ली है वो हल्के सफेद रंग में, हरे रंग में होती है। इसका मुंह जो होता है काले रंग का होता है। ये खाती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। इसका प्रकोप दूसरी बार पुनः आता है
ये जो पहले प्रकोप की अपन ने बात करी किसान भाइयों, ये कल्ले फूटने के समय दिखाई देता है जी। कल्ले फूटना मतलब जब पौधा एक अपन जो लगाते हैं वो 4-5 जब बनना शुरू होता है उस समय ये प्रकोप आता है। इसका प्रकोप दूसरी बार एक बार पुनः आता है जब बाली निकलने का समय आता है। उस समय आपको आपके खेत में यदि बाहर खड़े होकर देखते हैं तो सफेद सफेद बालियां कई जगह दिखाई देती है। बिल्कुल। वो सफेद सफेद बालियां जो दिखती है उसमें दाने नहीं भरते हैं जी। वो सफ़ेद बालियाँ, जब उन सफ़ेद बालियों को भी आप खींच के निकालेंगे तो उसके वो भी आराम से निकल जाएगी और उसके नीचे जड़ के अंदर आपको तना छेदक की इल्ली दिखाई देगी। किसान भाइयों, ये इल्ली अपना पूरा जीवन उस तने के अंदर ही पूरा करती है। उस तने के अंदर पूरा करके उसके अंदर ही प्यूपा बनाती है जिसे कोकून बोलते हैं और उसमें पड़ी रहती है। इसीलिए यदि आपको इसका नियंत्रण करना है तो जब खेत की गहरी जुताई होती, गर्मी का जब समय होता है उस समय यदि आप खेत की गहरी जुताई कर देते हैं तो जो ये प्यूपा, जो ये कोकून अंदर पड़े रहते हैं, ये निकल करके ऊपर आ जाते हैं और गर्मी में कई बार अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण से, प्रतिकूल वातावरण होने से या कई बार पक्षी इसको खा जाते हैं तो इसका नियंत्रण वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जब खेत की तैयारी आप करते हैं, उस खेत की तैयारी करने के समय यदि उसमें पानी भर देंगे तो कई तरह के इस तरह के जो कोकून होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो ऊपर तैरने लगते हैं, उस पानी को बाहर निकाल दीजिए तो आने वाले आक्रमण से काफ़ी हद तक यहीं से बचाव प्रारंभ किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पहचान की है, हमारे किसान भाइयों ने पहचान की है, तो ये पहचान किस तरीके से हमें करना है, तो पहचान के बाद में नियंत्रण की भी बात करेंगे। नियंत्रण की बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कृषि दर्शन में। और हम आज बात कर रहे हैं धान की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, आज जैसे कि आप जानते हैं लाइव प्रोग्राम है और इसमें आप फ़ोन लगा सकते हैं। इस विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, हमारे नंबर एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 0755266049। टोल फ्री नंबर है 1800233040। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तना छेदक की, तो कैसे पहचान करनी है, अब हमें किस तरीके से नियंत्रण करना है, संक्षिप्त में इसके बारे में जानना है, क्योंकि कीट बहुत सारे हैं सर और हमें हमारे किसान भाइयों को सारे कीटों के बारे में बताना है। प्रारंभिक अवस्था में, वर्तमान में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये हमें पूरी चर्चा करना है। तना छेदक का नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं?
तना छेदक के नियंत्रण के लिए जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि इसकी जो मादा होती है पत्तियों के ऊपर की तरफ अंडे रखती है, गुच्छों में रखती है। और जब आप खेत के अंदर जाते हैं और जाने के बाद आपके हाथ को अगर फैलाते हैं, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में यदि आपको 1 या 2 अंडे के गुच्छे दिखाई दें, तो उस समय जान लीजिए कि आक्रमण नुकसानदायक हो गया है, आपको आर्थिक क्षति प्रारंभ हो चुकी है। इसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 बार नियंत्रण किया जाता है इसका। एक जब कल्ले फूटने की अवस्था होती है उस समय, उस नियंत्रण के लिए यदि आप पहले से अभी जो आपका खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, जो आप रोपे को खेत में लगा रहे हैं, उस समय कुछ दानेदार दवाइयाँ आती हैं, उसको अगर खाद में मिला करके दानेदार दवाइयों को डालेंगे तो उसके कारण से नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। उसमें पहला कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक दवाई है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G, जो 7.5 किलो प्रति एकड़ के मान से डलती है। दूसरी दवाई है क्लोएंट्रानिलिप्रोल। क्लोएंट्रानिलिप्रोल जो दवाई है ये 0.4% जी के नाम से आती है, WW। इसको 4 किलो प्रति एकड़ के मान से खेत में डालना है किसान भाइयों। इसको जब अपन खाद देंगे तब खेत में इसको साथ मिला करके आप डाल देंगे इसको, या रेत के साथ या बजरी के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, जिसके कारण से ये पूरे पौधे के अंदर फैल जाएगा और जो इल्ली पत्तियों से निकल करके पत्तियों को खाती या तने के अंदर छेद करके उसके अंदर वाले भाग को जो खाने का प्रारंभ करती है, उस समय इसका नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है और ये रुक जाती है। किसान भाइयों, दूसरी बार जो प्रकोप आता है वो दूसरी बार प्रकोप बाली के समय आता है। उसके नियंत्रण के लिए अपने को छिड़काव करना पड़ता है। छिड़काव करने के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75% SG के नाम से जो दवाई आती है, उसको 200 ग्राम प्रति एकड़ के मान से उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो मैंने आपको बताया, ये 18.5% SC आती है। इसको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो अपने को अच्छा नियंत्रण प्राप्त होगा। ये जो दोनों दवाइयाँ बताई, ये आधुनिक दवाइयाँ हैं किसान भाइयों, इनको उपयोग करने से आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। चलिए, तो ये तना छेदक के नियंत्रण के बारे में हमने बात की। बहुत महत्वपूर्ण कीट है, इसीलिए है क्योंकि नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है। इसके बाद में सर एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का ये वाला सवाल हमें देखने को मिलता है कि भूरा फुदका नाम का एक कीट होता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कब आता है, कैसे आता है और नुकसान और नियंत्रण किस तरीके से करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आपका बिंदु बिल्कुल सही है विपिन जी। ये भूरा फुदका बोलते हैं, कई जगह इसको अंग्रेजी में BPH बोलते हैं, कई जगह लोग इसको भूरा माहो बोलते हैं। ये कीट फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। उसके पीछे कारण ये है कि इस कीट को पहचान नहीं पाते हैं। इसका प्रकोप जब दिखना प्रारंभ होता है तब हमें लगता है कि अब क्या करना है जी, क्योंकि इसके जो कीट होते हैं वो पौधे के नीचे की तरफ, पानी जहाँ रुका रहता है उसमें नीचे की तरफ जो इसका वयस्क होता है, जो इसके निम्फ होते हैं, बच्चे होते हैं, चिपक करके रस चूसते रहते हैं और कई बार अधिक आक्रमण की अवस्था में एक पौधे पे 50-50, 100 तक कीट दिखाई देते हैं, जिसके कारण से जो पौधा पानी और भोजन जमीन से ले रहा है वो प्रक्रिया रुक जाती है और पूरा पौधा सूख जाता है। इसकी पहचान के लिए एक तरीका तो ये होता है कि जो नुकसान आपको सामने दिखाई दे रहा है, कई बार इसका जो पूरा खेत होता है, खेत के बीच में चकता बोलते हैं अपने यहाँ, मतलब गोले गोले में अलग अलग जगह खेत सूखने लगता है, पत्तियां सूखने लगती है, पौधा पूरा गोले भाग में सूखता है। यदि उसको नीचे जाके देखें तो उसके अंदर अपने को भूरा माहो नाम का कीड़ा, जो एक मक्खी की तरह कीड़ा होता है, थोड़े बड़े साइज का होता है, ये पौधे के ऊपर चिपका हुआ दिखाई दे जाएगा, भूरे रंग का होता है और वो रस चूसता है, जिसके कारण से इसका नियंत्रण बहुत मुश्किल होता है और नुकसान बहुत जल्दी होता है। इसका आक्रमण उस समय होता है जब उमस वाला मौसम होता है जी। साधारण अगर बात करें तो जब 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है और जो वातावरण की आर्द्रता है वो लगभग 80%, 90% के आसपास होती है, उस समय इसका आक्रमण होता है। मतलब साधारण बात करूं, जब उमस लगती है अपने को, उमस मतलब गर्मी एक लगती है और उसके कारण से घबराहट होती है, उस मौसम में इस कीट का आक्रमण, जो भूरा माहो, इसका आक्रमण बहुत अधिक होता है। और किसान भाइयों, इसके आक्रमण से बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जब भी इस तरह का मौसम हो तब भी खेत में अंदर उतर करके देखें। अंदर उतरने के बाद यदि आपको एक हिल के ऊपर, हिल मतलब एक जो आपका पेड़ होता है, एक जो आपका पौधा होता है जिसमें कई सारे कल्ले होते हैं, उसके ऊपर जाके देखिए, उसमें यदि आपको 2 से 3 कीड़े भी दिखाई दें तो उस समय एक दवाई आती है सल्फॉक्साफ्लोर, मैं पूरा नाम बोलूँगा, सल्फॉक्साफ्लोर 21.8% SC। ये दवाई का छिड़काव यदि आप 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कर देंगे तो किसान भाइयों, इसके कारण से आपको लंबे समय तक नियंत्रण मिलेगा।
क्योंकि एक बार यदि आक्रमण प्रारंभ हो जाए और बहुत अधिक दिखने लगे तब ये सल्फोक्साफ्लोर का उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रिकॉशन की तरह से शुरू की अवस्था में उपयोग की जाती है। शुरू की अवस्था में यदि आप उपयोग करेंगे तो लंबे समय तक नियंत्रण मिलेगा, पौधे के अंदर वो ऊर्जा मिलती है जिसके कारण से इसका अटैक, इसका आक्रमण बढ़ नहीं पाता। बिल्कुल। लेकिन जब आपके खेत में कई जगह सूखना चालू हो जाए, नुकसान चालू हो जाए, यदि वो अवस्था आपको दिखाई देने लगे तब इस दवाई का उपयोग मत कीजिएगा किसान भाइयों, फायदा नहीं मिलेगा। उस अवस्था में पाइमेट्राजिन 50 WG, मैं पुनः बोलूँगा पाइमेट्राजिन 50 WG, जो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नाम से आपको बाजार में मिलेगी, इसको 120 मिलीलीटर प्रति एकड़, मैं ये दवाई की मात्रा प्रति एकड़ के नाम से बता रहा हूँ, लेकिन धान के खेत में जो भी हाथ पंप होता है जिसमें 15 लीटर पानी आता है, उसके कम से कम 8 से 10 पंप जरूर लगाइए। दवाई की मात्रा उतनी रखिए, पानी की मात्रा पर्याप्त ले जाइए। भूरा माहो के नियंत्रण में एक चीज़ और ध्यान रखिए, उसका पानी, खेत में जो पानी भरा होता है उसको निकाल दीजिए, ताकि नीचे की तरफ हाथ करके, और दवाई जो मैंने दोनों दवाइयाँ बताई है, सल्फोक्साफ्लोफोन और पाइमेट्राजिन, इन दोनों दवाइयों को जब आप उपयोग करें तो ये दवाइयाँ नीचे की तरफ जा सके, अंदर तक पहुंच सके, ताकि उस कीट का नियंत्रण हमें अच्छा प्राप्त हो। तो उसके बाद पुनः पानी भर दीजिए, लेकिन छिड़काव करने के पहले पानी निकाल देंगे तो अपन अच्छा नियंत्रण उसका प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाइयों, ये एक बहुत मुश्किल कीट है। इसमें ये जरूर बोलूँगा विशेष रूप से, इसकी दवाइयाँ सोच समझ के लीजिए, जो नाम मैंने बताए हैं उनको लीजिए, कि पुरानी दवाइयाँ इसके ऊपर कई बार काम नहीं करती हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, कई जगह लोग बाजार में इसमें सिंथेटिक पायरेथ्राइड का उपयोग करते हैं। सिंथेटिक पायरेथ्राइड एक ग्रुप होता है कीटनाशी का, इसका उपयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि इसका उपयोग करने से कई बार ये इस कीट का प्रकोप और अधिक बढ़ता हुआ देखा गया है। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो पुराने सिंथेटिक पायरेथ्राइड है उनका उपयोग इस पर नहीं किया जाना चाहिए। इस कीट के लिए विशेष दवाइयाँ आती हैं, जो दोनों दवाइयाँ मैंने आपको नाम बताई, ये आधुनिक दवाइयाँ हैं, इनका उपयोग कीजिए, निश्चित फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो ये भूरा फतका के बारे में हमने बात की अभी, और किस तरीके से हम नियंत्रण कर सकते हैं इसके बारे में भी बात की, क्योंकि किसान भाइयों को पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहचानेंगे नहीं कीटों को तो उनका नियंत्रण किस प्रकार कर पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम इतना देर हो जाती है, जैसे कि हम खेत देख रहे हैं अभी, ये सर ये इस खेत पे किस अवस्था पे अभी ये पहुंचा है? ये विपिन जी, इस खेत में काफ़ी नुकसान हो चुका है, क्योंकि जो पूरा खेत आप देख रहे हैं इसमें पूरा बड़ा क्षेत्र दिख रहा है जो सूख गया है जी। जबकि इसका जब प्रारंभ हुआ होगा तो कहीं ना कहीं गोले गोले में सूखता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नियंत्रण करने में काफी समय निकल गया, जिसके कारण से वो गोले आपस में मिल गए और काफी ज्यादा नुकसान क्षेत्र को नुकसान किया है। विपिन जी, यहाँ तक ये बोलूंगा, ये प्रारंभ की अवस्था है, जहाँ आपको प्रारंभ की अवस्था में सूखा हुआ खेत बीच में गोले गोले कहीं दिखाई दे, ये प्रारंभ की अवस्था को पहचानिए। इससे ज्यादा बोलूंगा, जब भी उमस वाला मौसम हो, खेत में अंदर उतर के देखिए, बिल्कुल, ताकि उसको सही प्रकार से नियंत्रण कर सके। यदि प्रकोप भूरा माहो का बहुत अधिक हो जाता है तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए सही समय पर पहचान करके इसका आक्रमण उस स्तर तक पहुंचे उसके पहले ही हमें नियंत्रण करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वही हम बात कर रहे थे कि हमारे किसान भाइयों को समय समय पर देखकर निरीक्षण करना होगा और अपने कीटों को, जो फसल है अपने फसल को कीटों से बचाना होगा। क्योंकि अगर प्रारंभिक में हम अगर अवस्था में बात करें तो हम सारे कीट व्याधियों से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वो कह सकते हैं हम कि एकीकृत कीट प्रबंधन जो हम बात करते हैं, शुरू से अगर हम कीटों से या ऐसे कोई कार्य करते हैं जिनसे हम कीट व्याधियों से निजात पा सकें, तो ये भी एक अच्छी बात है। हम दवाइयों का सहारा कम होगा, लागत में कमी आएगी, अपने आप में ये भी एक मुनाफे वाली बात है। तो ये तो सर हमने अभी बात की, तनाछेदक की बात की, भूरा फुदका की बात की। इसके अलावा ऐसे कौन से कीट हैं जो प्रमुखता से नुकसान पहुंचाते हैं और किसान भाई परेशान रहते हैं इससे? आपने बहुत अच्छी बात करी विपिन जी। इसके अलावा एक और जो मुख्य कीट अपने मध्य प्रदेश में देखा जाता है, विशेष रूप से ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट का बाड़ी बरेली बख्तरा वाला जो क्षेत्र है वो, और जो आपका क्षेत्र बालाघाट के आसपास का जो बालाघाट सिवनी लांजी वाला जो क्षेत्र है वो, और होशंगाबाद में भी पिछले कुछ दिनों से दिखाई देने लगा है। इसको गंधी कीट के नाम से जानते हैं जी। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, गंधी कीट मतलब इसमें एक प्रकार की गंध आती है, यदि आप इसको हाथ से छू लें तो गंध आती है। सर्वाधिक नुकसान इससे इसीलिए होता है कि इस कीट का प्रकोप, जो गंधी कीट है उसका प्रकोप किसान भाइयों उस समय प्रारंभ होता है जब आपकी बालियों में दूध भरने का समय होता है।
जब बालियों में दाना बन जाता है और उसके अंदर जो दाना बनने की प्रक्रिया होती है, जिसे दूध भरने की प्रक्रिया बोलते हैं, जब वो प्रारंभ होती है तब ये कीट सीधे बालियों पर बैठ करके, और जो उसका मुख होता है, जो उसका मुंह के अंदर एक विशेष संरचना होती है जिससे वो दानों के अंदर सूंड को चुभा करके और उसमें से उस दूध को, रस को पी जाता है। जिसमें बालियाँ तो हमें दिखती है, लेकिन उसके अंदर जो दाने होते हैं, कई बार वो दाने खाली रहते हैं या उसकी क्वालिटी बहुत बिगड़ जाती है, जिससे हमें बाजार में उसका भाव नहीं मिलता। और इस कीट को पहचानने के लिए किसान भाइयों, हमें या तो सवेरे खेत में जाना पड़ेगा या शाम को जाना पड़ेगा। दोपहर में जैसी धूप निकल आती है उस समय ये कीट आपको खेत में दिखाई नहीं देगा। ये गंधी कीट लगभग 1 इंच के आसपास का कीड़ा होता है, जो बालियों के ऊपर ही रहेगा, आपको रेंगता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके पांव बड़े होते हैं, जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। और इस कीट को नियंत्रित करना बहुत आसान है, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि नुकसान कैसे हुआ, इसीलिए इस कीट के बारे में विशेष मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इस गंधी कीट को यदि आप पहचान जाते हैं और इसके लिए सही दवाइयों का छिड़काव करते हैं, सही तरह से नियंत्रण करते हैं, क्योंकि आपका उत्पादन, आप पूरी मेहनत करके उस उत्पादन को उस स्तर तक ले आए हैं जब आपकी बालियाँ पूरी बन चुकी हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, कार्बोसल्फान नाम की एक दवाई आती है, 25% ईसी के नाम से होती है। इसको 320 मिलीलीटर प्रति एकड़ के मान से, और क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी के नाम से आती है, इसको 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के मान से। दोनों में से किसी एक को यदि आप छिड़काव करते हैं तो आपको पूरा फायदा मिलता है, इसका पूरा नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसका समय बहुत अच्छा होता है कि जब बाली निकलती है उस समय यदि आपने आने के पहले या कीट की शुरुआत की अवस्था में ही छिड़काव कर दिया तो आगे नुकसान को आप रोक सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का धान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी गुणवत्ता की धान प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य यही होना चाहिए और हम चाहते भी यही है, हमारा भी उद्देश्य यही है, मेहनत आपकी है। हम यही चाहते हैं कि किस तरीके से किसान भाई अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें और उससे उत्पादन ज़्यादा ले सकें। उत्पादन की बात करें सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश हमारे उत्पादकता में बहुत पीछे है, शायद भारत की बात करें तो। बहुत क्या कारण है? क्योंकि प्रति अगर हेक्टेयर की बात करें, एकड़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें अंतर है। तो क्या कीट व्याधि इसका रीज़न है, कारण है? विपिन जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में धान प्रारंभ हो रहा है, कई क्षेत्रों में धान लोग कई सालों से लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने प्रारंभ में बात करी थी कि तकनीक और ज्ञान का जो अंतर है, आज देखें तो मध्य प्रदेश का जो औसत उत्पादन है वो लगभग 3 टन प्रति हेक्टेयर के मान से है, जबकि वहीं देखें पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, इनका उत्पादन 4 टन, 5 टन, 6 टन तक है। मतलब हमसे दुगना उत्पादन तक ये प्राप्त कर रहे हैं। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि ये लोग कई सालों से धान लगाते आ रहे हैं और इनके ज्ञान की और तकनीक की सीमा इनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये किसी भी चीज़ का प्रकोप आने के पहले, उससे नुकसान प्रारंभ होने के पहले ही उसको रोक पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, जिससे उन्हें अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, हमने शुरू में बात करी थी कि किस प्रकार से भारत को नंबर 1 पे लाया जा सके। अभी विपिन जी की बातों में मुझे ये लग रहा है कि यदि हम केवल 3 कुंटल को 5 कुंटल, 6 कुंटल तक करना ही सीख जाएंगे तो भारत का जो उत्पादन है और चाइना का जो उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें मुश्किल से 20-25 मिलियन मेट्रिक टन का फर्क है। और मध्य प्रदेश अकेला ही इतना कंट्रीब्यूशन, इतना सहयोग दे देगा कि पूरा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिलहाल वर्तमान में ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस पे हम बात विस्तार से हमने की। उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम में जानकारियाँ जो हैं वो पसंद आई होंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।